हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। इसके पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से आसानी से उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। इसमें पहला प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, उनका संबंध छायावाद से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगर सुमित्रानंदन पंत की अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो उनका जो रचनाएं हैं उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन और इनकी जो कृति है चिदम्बरा, उस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो इन सभी तथ्यों को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं की। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो देखिए यह जो पंक्ति है वह निराला की रचित जो सरोज स्मृति है उस रचना से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। सूर्यकांत निराला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। यह बताना है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। तो उर्मिला जो प्रबंध काव्य है वह प्रबंध काव्य है बालकृष्ण शर्मा नवीन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगर इनके अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा। देखिए एक और रचना है जो दुष्यंत कुमार का है, एक कंठ बिस्पाई, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि गीतिका के रचनाकार कौन है। गीतिका के रचनाकार कौन है यह बताना है। तो गीतिका के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की जो कृति है उसका सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सही अनुक्रम है वह है उर्वशी, झरना, आंसू, उसके बाद लहर। तो इसे याद रखिएगा, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, यह सही क्रम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। छायावाद का पूर्वाभास किनकी रचनाओं में प्रकट हुआ है। छायावाद का पूर्वाभास किनकी रचनाओं में प्रकट हुआ। तो वह प्रकट हुआ है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन प्रेम जोगिनी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत दूरदर्शा, तो इनकी रचना है, लेकिन मयंक मंजरी इनका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। यह जो पंक्ति है वह कहाँ से लिया गया है। तो देखिए धर्मवीर भारती का जो प्रसिद्ध गीति नाट्य है अंधा युग, उससे यह पंक्ति लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह कि भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना किसने की थी। तो भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ पे हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह बंगाल कोलकाता में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अंधा युग किसकी रचना है, यह बताना है। तो अंधा युग जो रचना है वह 1955 में रचित धर्मवीर भारती का एक गीति नाट्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है। तो चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है।
तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक है लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के रचनाकार कौन है। तो उत्तर प्रियदर्शी जो गीति नाट्य है वह अज्ञेय द्वारा रचित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, तो कबीर निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि दुल्हन गाहूँ मंगल चार, हाँ हम घर आयो राजा राम भरतान, यह जो कवि की पंक्ति है, कबीर की पंक्ति है, उसमें किस राग का चित्रण है। तो वहाँ पे राग गौड़ी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आलवार महिला संत कौन है। तो देखिए, दक्षिण भारत का जो आलवार है जिसे वैष्णव संत कहा जाता है, उसमें एक महिला संत हैं जिसका नाम है आंडाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, वह क्या है। तो हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। तो देखिए, कछुआ धर्म जो दिया हुआ है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का एक प्रसिद्ध निबंध है। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है। तो कैदी की पत्नी यह जो कृति है वह है रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है यह बताना है। तो तत्वदीप निबंध जो है वह पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक आचार्य जो वल्लभाचार्य हैं उनकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था। तो विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं वह 4 शिष्य थे। उनके नाम है गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है चतुर्भुज दास, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस जो अवधी भाषा में रचित तुलसीदास के एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, उसमें 7 कांड हैं। उसके जो नाम है उसे भी आप ध्यान से सुन लीजिए। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अगला प्रश्न यहाँ जो 7 ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए उसमें जो राम सीता संवाद है उसका जो है रामचरितमानस से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था। तो भक्तमाल के जो रचयिता नाभादास हैं उनके गुरु का नाम अग्रदास है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि जायसीकृत पद्मावत क्या है। तो जायसीकृत पद्मावत एक रूपक काव्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना है यह बताना है। तो जो नहीं है यह बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है यह बताना है। तो यहाँ पे जो देखिए चित्रावली है वह उस्मान की रचना है। तो यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, बाकी तीनों जायसी की रचना है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र की विधा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में जो ज्योति विहग है वह संस्मरण रेखा चित्र नहीं है, बाकी तीनों संस्मरण रेखा चित्र है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेव वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो महादेव वर्मा ने जो लिखा है श्रृंखला की कड़ियाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह भारतीय नारी जीवन को आधार बनाकर लिखा गया एक महत्वपूर्ण निबंध है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है।
अगला प्रश्न है कि माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? तो माधवानल कामकंदला जो रचना है वह आलम की है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। 8 मास बीते जजमात अब तो करो दक्षिणा दान, यह पंक्ति का संबंध किससे है? तो यह जो पंक्ति का संबंध है वह जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है प्रताप नारायण मिश्र उनसे संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगारकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। और मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो कवित्त रत्नाकर जो है वह सेनापति की रचना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है यह बताना है। तो देखिए जो गंगा लहरी है वह रचना है पद्माकर की, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है बी वह सही हो जाएगा। अगर बात करें पद्माकर के अन्य रचनाओं के बारे में तो प्रबोध पचासा, जगत विनोद, पद्माभरण तो इनके प्रमुख रचना है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो यह 3 भागों में विभक्त है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। उन तीनों के क्या नाम है उसे भी जान लीजिए। मुंडेर पर सूरज, देर सबेर तथा आपस की बातें, यह 3 भाग हैं, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। हिंदी आलोचना का इतिहास से कौन से काल से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आलोचना का जो इतिहास है वह आधुनिक काल से माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। त्रिशूल उपनाम किसका है? तो त्रिशूल जो उपनाम है वह है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल नाम से जो कविता लिखते थे वह राष्ट्रीय भावना की, और स्नेही नाम से श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो बीज वपन काल का जो कहा गया है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर अन्य इनके जो नाम है आदिकाल के उसके बारे में चर्चा करें तो चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने, आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने, प्रारंभिक काल कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने, वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, आदि काल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, संधि एवं चारण काल कहा है रामकुमार वर्मा ने, और सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन ने। तो इन सभी तथ्यों को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला यह श्याम सुंदर दास की रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? तो निराला की साहित्य साधना यह रामविलास शर्मा की कृति है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो यह कवि गोपीराज की जीवनी है, जिसे भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? तो वह जगनिक है, जो अपने रचना परमाल रासों में इसका चित्रण किए हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है।
अगला जो प्रश्न है कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो नाथ पंथ के जो प्रणेता थे वे थे गुरु गोरखनाथ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें जो सबसे पुराने कवि हैं वह विद्यापति हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका जो शुभारंभ किया गया है वह आचार्य वामन द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। आत्मजयी की कथावस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो देखिए आत्मजयी जो रचना है वह कुंवर नारायण का है, वह कठोपनिषद पर आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है बी वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि मगध पुस्तक के लेखक कौन है? तो मगध देखिए जो पुस्तक है वह श्रीकांत वर्मा का है। तो इसे याद रखिएगा और इस पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो यहाँ पे मुक्तिबोध की जो लंबी कविता है वह अंधेरे में है। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। वर्ष 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री है? इसे बताना है। तो देखिए 1951 में जो प्रकाशित दूसरा सप्तक है उसके संपादक अज्ञे हैं और इसमें जो 7 कवि हैं वह हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तो यहाँ पे जो शकुंतला माथुर हैं वह दूसरे सप्तक की कवित्री हैं। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। अगर बात करें कीर्ति चौधरी की तो वह तीसरे सप्तक की और सुमन राजे चौथे सप्तक की कवित्री हैं। तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल प्रकृतिवाद के कवि हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? तो जो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित जो कहानी है उसने कहा था, जिसका प्रकाशन 1955 में हुआ था, वह कहानी कला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? तो वह कहानीकार हैं जैनेन्द्र। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। वारेन हेस्टिंग का साड़ कहानी की रचना किसने की है? तो वारेन हेस्टिंग का साड़ यह जो कहानी है वह उदय प्रकाश का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। राजा निरबंसिया कहानी के लेखक कौन है? तो राजा निरबंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो जयद्रथ वध है वह एक खंड काव्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? तो शेखर एक जीवनी एक विश्लेषणवादी उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके लेखक अज्ञे हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु जो लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है उसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन पर आधारित है? तो सागर लहरें और मनुष्य यहाँ पे जो दिया हुआ है, सागर लहरें और मनुष्य, यह जो कृति है उदय शंकर भट्ट द्वारा, यह मछुआरे की जीवन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। मैलाचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहते थे? तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है फणीश्वरनाथ रेड्डी द्वारा रचित उपन्यास मैलाचल, जिसे हिंदी का प्रथम साहित्यिक
या आंचलिक उपन्यास माना जाता है। उसमें जो डॉक्टर प्रशांत हैं वह मलेरिया और काला आजार रोग से संबंध में रिसर्च करना चाहते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि नहुस के रचनाकार कौन है। तो देखिए जो नहुस है वह भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरिधरदास का नाटक भी है, लेकिन यहाँ पे जो नहुस दिया हुआ है वह कविता है मैथिली शरण गुप्त का। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है भागवंती उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो देखिए भागवंती जो उपन्यास है वह लिखा गया है सुदर्शन द्वारा, और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी आपको पता होगा, हार की जीत। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे जो देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, नेताजी कहीन के लेखक कौन है। तो नेताजी कहीन ये मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनके अन्य उपन्यास के बारे में बात करें तो कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरकुलिस और हमजाद, क्याप आदि इनके उपन्यास है, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह दिया है, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन है। तो अमृत राय का जो उपन्यास है वह बीज है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सदाचार की ताबीज किसकी रचना है। तो सदाचार की जो ताबीज है वह व्यंग्यकार जो हैं हरिशंकर परसाई उनकी रचना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कथा सतीसर की लेखिका कौन है। तो कथा सतीसर की लेखिका चंद्रकांता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो देखिए छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है 5 बोली। इसमें जो कन्नौजी है ऑप्शन नंबर ए में वह सही हो जाएगा। वह जो 5 बोलियां हैं उसे भी आप जान लीजिए, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मेवाती। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है, यह बताना है। तो देखिए देवकी नंदन खत्री का जो उपन्यास यहाँ पे नहीं है वह है भाग्यवती। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। तो वह रविंद्रनाथ ठाकुर ने सुझाया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, एक से अधिक वर्डों के मेल को व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन बिसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी। इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पे जो रस है वह अद्भुत रस है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सोबात। यह जो बिहारी की पंक्ति है उसमें कौन सा रस है। तो यहाँ संयोग श्रृंगार है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अबलव नसानी अब न नसहे, यह जो पंक्ति है वह तुलसीदास की है और इसमें जो रस है वह शांत रस है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, आयो आयो सुनत ही शिव सर्जा तब नाम, बैरी नारी दृग जलन, बूढ़ी जात अरिनाम। इसमें कौन सा उपन्यास अलंकार है यह बताना है। तो इसमें अलंकार जो है अतिशयोक्ति है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, ओस बिंदु चुप चुग रही हंसनी, उसको मोती जान,
ओस बिंदु चुगरही हंसनी उसको मोती जान। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो भ्रमवश ओस की बूंदों को वह मोती समझ ले रही है, इस कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है। तो देखिए जहाँ पे एक ही शब्द एक बार अधिक आता है लेकिन अर्थ में भिन्नता नहीं होती, वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि इंद्रवज्जा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ड होते हैं। तो इंद्रवज्जा छंद के प्रत्येक चरण में जो वर्ड होते हैं वह 12, तो ऑप्शन नंबर 11। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए इंद्रवज्जा छंद में 11 वर्ड होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सुमुखी छंद में कितने वर्ड होते हैं। तो देखिए जो सुमुखी छंद है उसमें जो कुल वर्ड होते हैं वह 23 और 11-12 वर्डों पे यति होता है और यह एक वर्णिक छंद है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सुंदरी छंद में कितने वर्ड होते हैं। तो सुंदरी छंद में भी 25 वर्ड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अभि प्लस उदय की संधि क्या होगी। तो अभि प्लस उदय बराबर अभ्युदय हो जाएगा, ई कोई अर्ची से ई के स्थान पर ही आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत प्लस आनंद यहाँ पे व्यंजन संधि है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि संधियाँ 3 प्रकार की होती है, उनके कौन सा नाम यहाँ नहीं है। तो स्वर विसर्ग और व्यंजन होता है लेकिन अनुस्वार नहीं होता, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति में जो समास है वह देश के लिए भक्ति अर्थात संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि पुनर्नरवा यह उपन्यास और उपन्यासकार को मिलाना है। तो पुनर्नरवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कब तक पुकारू रांगे राघव का, भूले विसर्जित भगवती चरण वर्मा का और मनुष्य के रूप यशपाल का। तो इसे याद रखिएगा, यह सही रूप है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आसमान फट जाना अर्थात अचानक आफत आ जाना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, स्वावलंबी होने का सही मुहावरा क्या है। तो पैरों पे खड़ा होना, ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाते हुए इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका जो सही अर्थ होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अखरोट किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो अखरोट जो है वह पश्तो विदेशी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, ग्रंथि का तद्भव क्या होगा। तो ग्रंथि का जो तद्भव होगा वह गाठ हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है वह खेत का तत्सम होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, ने का प्रयोग किस कारण के साथ होता है। तो कर्ता ने, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, किस वाक्य में कर्म कारक है। यह जो 4 ऑप्शन है इसमें कर्म कारक इसमें है। तो लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें कर्म कारक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जो क्रिया किसी कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं। तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे जो प्रकृति शब्द है वह स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए उसमें जो जीरा शब्द है वह पुल्लिंग है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पानी शब्द का वचन क्या है। तो देखिए पानी हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन क्या होगा।
तो दिशा शब्द का बहुवचन दिशाएं हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, उपर्युक्त विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो रीति शब्द का जो बहुवचन होगा वह रीतियाँ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह क्या बताना है, निम्नलिखित में जो मुहावरा दिया है उसे चुनना है। मतलब अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द यह बताना है। तो दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे दिगंबर कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए क्या कहते हैं? तो युद्ध की इच्छा रखने वाले के कहते हैं युत्सु, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जो शास्त्र जानता उसके लिए क्या कहलाता है एक शब्द? तो शास्त्रज्ञ कहलाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो महिमा शब्द में ईमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्र का जो होता है वह पश्च, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि महान का विलोम शब्द क्या होगा? तो महान का जो विलोम होगा वह तुच्छ हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होगा? तो गाढ़ा शब्द का हो जाएगा पतला, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? तो पावक अनल वही तो है, लेकिन अमी नहीं है, यह अमृत का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित श्रुति श्रम भिन्नात्मक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो यहाँ पे अपेक्षा उपेक्षा यह जो है वह श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अयम एक सिंह अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो अयम एक सिंह यह एक शेर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो अरे बेटा यानी भो पुत्र त्वम कुत्र गच्छसि, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में वीर रस की प्रधानता है? तो यहाँ पे जो महावीर चरितम है भवभूति रचित, उसमें वीर रस की प्रधानता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष का जो रूप बनेगा वह क्या बनेगा? तो वह बनेगा विभेतु, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है, शुद्धि उपास्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए शुद्धि प्लस उपास्य हो जाएगा, इको अड़ची से ई के स्थान पे ये आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या प्रश्न है, धा प्लस कत का जो रूप बनेगा वह क्या बनेगा? तो धा प्लस कत का जो रूप बनेगा वह यहाँ पे बनेगा जो हित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है, सह माम पश्यति का कर्मवाच्य क्या होगा? सह माम पश्यति का जो कर्मवाच्य होगा वह हो जाएगा तेन अहम दृश्य, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, द्विकर्मक धातु नहीं है, तो यहाँ पे जो द्विकर्मक धातु नहीं है वह सेव है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भविष्यत काल में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? तो लृट लकार प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, राजा धर्मम पालयति का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो राजा धर्मम पालयति का जो कर्म रूप होगा वह हो जाएगा राज्ञा धर्मः पाल्यते, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो है समास है वह कर्मधार है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो जिस शब्द में पहला पद संख्यावाचक होता है वह हो जाता है द्विगु समास, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग परिचर्चा किए हैं। हम जल्द ही एक नए प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।